Students, I'm Imani Sharma, your educator. I warmly welcome you all to yet another YouTube video जिसमें हम आज CTET और स्टेट लेवल के टेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को फर्दर सॉल्व करेंगे. Now ये टॉपिक्स जो हैं these are the ones which are related to your English level language, right? That is your English language and pedagogy. English को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए as a teacher if you get a job somewhere, ठीक है? And English language यानी कि ग्रामर के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें जो हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो दीज क्वेश्चंस, चाहे ये आपके स्टेट लेवल के हैं, चाहे ये आपके सीटेट्स हैं, दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल. क्यों? क्योंकि दिस हैज़ बिन सीन एज अ पैटर्न कि आपके स्टेट लेवल टेट्स या सीटेट्स जो हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस, इस तरह के टॉपिक्स में से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट बिगिन. पहला क्वेश्चन है कि ये चार्टर, this charter authorized the Governor General in Council to spend a sum of not less than 1 lakh of rupees each year on the revival and the improvement of literature and for the introduction and promotion of knowledge of science, right, of the Western world among the British territories in India. कौन सा चार्टर एक्ट था ये? चार्टर ऑफ 1600, चार्टर ऑफ 1813, 1833 या 1853? किस चार्टर एक्ट के तहत ये बोला गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1 लाख रुपए जो है एवरी ईयर विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है, इंडिया में. जो ब्रिटिश टेरिटरीज इंडिया में है उन टेरिटरीज में 1 लाख रुपए जो है फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को बढ़ोतरी देने के लिए प्रोवाइड करे जाएंगे बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. कौन से चार्टर एक्ट के तहत ये बात कही गई थी? यू कैन मेक श्योर कि आप लोग को लगे और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, यू कैन पॉज द वीडियो एज वेल. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813. अच्छा, ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था, दिस वाज एन एक्ट जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो था ये चीज बोली गई थी कि यस ऑफ कोर्स वी आर सपोज टू मेक श्योर कि हम 1 लाख रुपए जो है, एटलीस्ट 1 लाख रुपए उस टाइम पे 1813 में वी आर स्पेंडिंग फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. इंडिया में एजुकेशन को बढ़ोतरी देने के लिए कंपनी जो है अपनी तरफ से 1 लाख रुपया सैंक्शन करेगी. दिस अमाउंट वुड बी सैंक्शनड बाय द कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इटसेल्फ, राइट. लेकिन हैरानी की बात ये है कि ये एक्ट चाहे 1813 में आ गया था, बट इट वाज नॉट, द मनी वाज नॉट यूज्ड अंटिल 1823. 10 सालों तक चार्टर एक्ट की मनी जो थी वो यूज ही नहीं की गई थी, राइट. So this is the first question that we have had. Second question है 1965 में the Parliament Act declared that English would continue to be used as an what? Official language of the Union, mother tongue of the Union, associate language of the Union, या none of the above. What do you think is the right answer here? The right answer to this question is option C here. English would continue to be used as associate language of the Union. 1965 में जब पार्लियामेंट एक्ट जो था वो रखा गया था, उस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू ये चीज बात करी गई थी, क्योंकि वी सी दैट इन द प्री इंडिपेंडेंस कमीशंस, हमारे पास कमीशंस जो आती हैं प्री इंडिपेंडेंस के टाइम भी, हमारे पास वुड्स डिस्पैच आता है, हंटर कमीशन आती है, सार्जेंट रिपोर्ट आती है, ठीक है. सो जब ये सारी रिपोर्ट्स आ रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्रिटिश एजुकेशन जो थी, मकौले ने इवन अपने मिनट्स में 1835 में कई चीजें बोली थी, है ना. तो इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जा रहा था जब हमने आज़ादी नहीं पाई थी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. नाउ व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947, इट बिकेम अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन. इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट समझी गई कि इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए. तो ये कंक्लूजन निकल के आया कि ऑफिशियल लैंग्वेज वुड बी सम सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज
जो मेजोरिटी ऑफ इंडियंस जो है या मेजरली इंडिया में बोली जाती है। तो मेजरली कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? हिंदुस्तानी या हिंदी। एंड ये चीज भी बोली गई कि येस ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू डिक्लाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हम इंग्लिश लैंग्वेज की महत्वता को जो है बिल्कुल ही नकार नहीं रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से ही हमारे भारत जैसे देश में बड़ा ही ब्रदरहुड, भाईचारा वापस और नेशनलिस्टिक स्प्रेड जो हुआ है, नेशनलिस्टिक पेट्रियोटिक, है ना, देश के लिए जान देने लायक लोग खड़े हो गए थे, राइट, बिकॉज द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग। तो इंग्लिश वो भी एक लैंग्वेज है जो आई तो है हमारी कंट्री में, बट इट हैज ब्रॉट पीपल इवन क्लोजर व्हेन इट कम्स टू द यूनिटी। जब एकता की बात आती है तो अंग्रेजी ने ही दो अलग अलग, अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, अलग अलग विविधता के लोगों को जो है इट हैज ब्रॉट टुगेदर, राइट। सो वी सी दैट इसको नकारा नहीं गया, बोला गया कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है इट विल बी यूज्ड फॉर एज द एसोसिएट लैंग्वेज। ये लैंग्वेज एसोसिएट लैंग्वेज की तरह यूज की जाएगी फॉर ऑफिशियल गवर्नमेंट पर्पसेस एज वेल एज टू, राइट। नेक्स्ट अप, नेक्स्ट क्वेश्चन। The chief aim of Kothari Commission was to promote teaching of English, to make teaching of English effective, to promote regional languages, or to promote multilingualism and national harmony. इनमें से कोठारी कमीशन का मेन एम क्या था? What was the main aim of कोठारी कमीशन? ना कोठारी कमीशन एक कमीशन थी जो 1964 से 66 तक रही थी, which not just talked about one thing. इसने बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करी थी, एंड उनमें से एक इशू एंड मेन एम था कि मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि कोई भी एक भाषा दूसरी भाषा से बड़ी नहीं है, बहुत मल्टीपल लैंग्वेजेस पीपल कैन स्पीक। मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया जाना चाहिए एंड नेशनल हार्मनी, इन दो चीजों को प्रमोट किया जाना चाहिए। ऑल्सो कोठारी कमीशन के अंडर ही हम लोग देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड स्कूल का पेडागोजिकल स्ट्रक्चर दे दिया जाता है 10+2 कि स्कूल में इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, यानी कि 10वीं तक कक्षा, देन 11वीं 12वीं, ये जो 3 है ये हायर एजुकेशन यानी कि आपकी बैचलर्स का हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज सजेस्टेड बाय द कोठारी कमीशन। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट जिसको भी बोला जाता है, सो हाउ इट वाज ड्राफ्टेड बाय हिम, एंड इसमें क्या चेंजेस जो थे हमारे कोठारी कमीशन से लेके आए, इनको आगे क्वेश्चंस में भी हम डिस्कस करेंगे। सो कोठारी कमीशन का चीफ एम था कि बहुत सारी भाषाओं को प्रमोट करना है और नेशनल हार्मनी को भी प्रमोट करना है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड एज अ बेसिस फॉर डिस्कसिंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। सेकेंड लैंग्वेज आप तभी एक्वायर कर पाते हो, किस तरीके से, जब आप ज्यादातर ग्रामर और उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे होते हो। इन्वॉल्व्स पीरियोडिक रिविजन वर्क बाय टीचर एंड स्टूडेंट्स आपस में वर्क को पीरियोडिकली डिस्कस कर रहे हैं। इन्वॉल्व्स मोस्टली सेल्फ स्टडी बाय स्टूडेंट्स यूजिंग सर्टेन गाइडलाइंस, कुछ एक गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए जो स्टूडेंट्स हैं खुद पढ़ रहे हैं, या फिर इट इज प्रैक्टिस इन सिचुएशंस फेमिलियर टू स्टूडेंट्स, बच्चे उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी सिचुएशंस में यूज कर रहे हैं। इस तरीके से आप सेकंड लैंग्वेज एक्वायर कर सकते हो। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी अगेन, दैट इज सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन तभी मोस्ट इफेक्टिव होती है जब आप उसको अपनी प्रैक्टिकल रोजमर्रा की लाइफ या जिंदगी में यूज कर रहे हैं। व्हाट इज सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन? लैंग्वेज 1 जो होती है इट इज आवर मदर टंग, हमारी मातृभाषा होती है, ठीक है, और ये हम नेचुरली सीखते हैं। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन को SLA भी बोला जाता है। लैंग्वेज 2, जब आप कोई लैंग्वेज अपनी मदर टंग या मातृभाषा के अलावा आप अगर कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, तो यू आर ट्राइंग टू अक्वायर दैट लैंग्वेज, यू आर ट्राइंग टू लर्न दैट लैंग्वेज। तो ज्यादातर आप जल्दी से अगर अंग्रेजी सीखनी है, हाउ कैन यू लर्न इंग्लिश फास्टर एज वेल, इज अगर आप उसको अपनी रोजमर्रा की लाइफ में प्रैक्टिकली यूज करने लग जाएं, राइट। यू लर्न सर्टेन वर्ड्स। मैं अपनी क्लास में हमेशा बोलती हूँ कि वोकैबुलरी की इन्हांसमेंट पे हमेशा ध्यान दीजिए। तो व्हेनेवर यू आर लर्निंग सर्टेन पीसेस ऑफ वोकैबुलरी, कुछ नए वर्ड सीखे हैं,
उनको सिर्फ कॉपी पे नोट डाउन करके रखना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर प्रैक्टिसिंग और यूजिंग दोज वर्ड्स, उन शब्दों को जो है रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिचुएशंस में भी यूज करें, तो आप लैंग्वेज को जल्दी अक्वायर कर पाओगे रादर देन लर्निंग इट। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्किमिंग अ टेक्स्ट मीन्स, जब आप किसी टेक्स्ट को स्किम कर रहे होते हो उसका मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए पढ़ना, टेक्स्ट को ऊंची आवाज में पढ़ना, इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना, या रीडिंग फॉर जनरल मीनिंग। What do you think is the answer here? The answer to this question is option D here. जब आप किसी चीज को स्किम थ्रू कर रहे हो, आप फटाफट से उसको गो थ्रू कर रहे हो, आप उसमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं कर रहे हो, ढूंढ रहे हो। स्किमिंग अ टेक्स्ट मीन्स रीडिंग फॉर जनरल मीनिंग। आप उसकी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट की पूरी जिस्ट, पूरी समरी कि क्या बोला क्या गया है इस टेक्स्ट में, आप उसकी जिस्ट, उसका निचोड़ पढ़ते हो। ठीक है, निचोड़ पढ़ते हो या निचोड़ समझते हो कि क्या लिखा गया है। ठीक है, तो स्किमिंग अ टेक्स्ट, कोई आप पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, उसको फटाफट से देख रहे हो, तो आप सिर्फ उसकी बारे में देखना चाह रहे हो कि क्या मतलब क्या है इस चीज का, यू आर स्किमिंग थ्रू इट, यू आर रीडिंग फॉर जनरल मीनिंग। नेक्स्ट, यूज ऑफ वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर आर व्हाट? इनफॉर्मल लैंग्वेज इनपुट्स, फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स, मीनिंग ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स, या लिंग्विस्टिक ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स। What do you think is the answer here? The answer to this question is option B here. That is, ये सारी फॉर्म रिलेटेड है। आप कोई नए शब्द सीख रहे हो, आप ग्रामर सीख रहे हो, प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हो, हाउ टू रीड अ पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एक लैंग्वेज की फॉर्म सीख रहे हो कि वो लैंग्वेज कैसे बोली जाती है, क्या ग्रामर है उसकी, क्या कैसे बोला जाता है, क्या शब्द है, ये सारी चीजें फॉर्म लैंग्वेज इनपुट है, फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकैबुलरी? वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। वोकैबुलरी का तो मतलब यही होता है वर्ड्स, है ना, बट प्रोडक्टिव वोकैबुलरी कौन सी होती है? जो हम लिखने या बोलने में यूज करते हैं। वर्ड्स विच वी रिकॉग्नाइज व्हेन समवन स्पीक्स, सुन रहे हैं, अच्छा ये वर्ड बोला गया है। वर्ड्स विच वी नोटिस व्हाइल रीडिंग, और वर्ड्स वी डू नॉट अंडरस्टैंड। कौन सी प्रोडक्टिव वोकैबुलरी कहलाएगी इनमें से? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। वो शब्द जो हम लिखते हुए या फिर बोलते हुए यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोडक्टिव का मतलब क्या है? समथिंग विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो आप लिखते हुए कोई शब्द लिख रहे हो, यू आर प्रोड्यूसिंग अ मीनिंग। आप बोलते हुए कोई शब्द प्रोड्यूस कर रहे हो, यू आर प्रोड्यूसिंग अ मीनिंग। तो प्रोडक्टिव वोकैबुलरी इज समथिंग विच इज यूज्ड इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। अगर आप लोग को मेरी प्रीवियस वीडियोस का याद होगा, हमने उसमें प्रोडक्टिव स्किल्स और रिसेप्टिव स्किल्स के बारे में भी बात करी हुई है। तो आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स जो होती हैं, जिसमें आप चीजें प्रोड्यूस कर रहे होते हो, वो आपकी राइटिंग और आपकी स्पीकिंग ही होती है, क्योंकि इसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। और रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती हैं? जहां पे आप चीजें रिसीव कर रहे होते हो। तो यहाँ पे LSRW होता है, तो आपकी रीडिंग, राइट, S और W यहाँ पे है, और लिसनिंग। रीडिंग और लिसनिंग आपकी रिसेप्शन है। आप पढ़ रहे हो तो भी आप रिसीव कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, आप किसी को सुन रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो, वो स्किल आपकी रिसेप्टिव हो जाएगी। द स्किल्स इन विच यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, बोलते हुए, लिखते हुए, यू आर डूइंग द थिंग, दैट इज रिसेप्टिव, दैट इज प्रोडक्टिव स्किल्स। ठीक है, तो प्रोडक्टिव वोकैबुलरी हमारी राइटिंग और स्पीकिंग में यूज की जाती है। दैट बिकम्स ऑप्शन A as the correct answer here, right? And with this we come to the end of this particular video. I hope आप लोग को आज के concepts through the questions समझ में आए होंगे. I'll come soon with another video. Till then, keep on studying. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.